हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी नेट इनसाइट। यूजीसी नेट इनसाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो 6 महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और इसके अलावा संप्रेषण यानी कि जिसे कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और इसके अलावा आईसीटी है और लोक विकास पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से संबंधित है, और एक हायर एजुकेशन से संबंधित। तो इसके थ्योरेटिकल पोर्शन का हम क्वेश्चन फॉर्मेट में करा के प्रैक्टिस कराने के साथ साथ उसकी विस्तृत व्याख्या भी की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम संप्रेषण का यानी कि कम्युनिकेशन का डिस्कशन कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर से ही आपका नेट जीआरएफ तय होता है। अगर आप थोड़ा सा इसमें सतर्कता के साथ क्वेश्चन को डील करेंगे तो आपके बहुत नंबर आने के चांसेस हैं इसमें। और 30 से 35 नंबर अगर आप 30 से 35 क्वेश्चन कर ले गए तो आपका यूजीसी नेट जीआरएफ में बहुत ही अच्छा योगदान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र का लोगो लेट ट्रू प्रिवेल है? पहला है ए द स्टेटमेंट, बी द टाइम्स ऑफ इंडिया, सी द ट्रिब्यून और डी है द हिंदू। तो इसका सही उत्तर होगा बी द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके कुछ आगे व्याख्या भी कर दी गई हैं। देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया का लेट ट्रू प्रिवेल है, द ट्रिब्यून का वॉइस ऑफ द पीपल है, द हिंदू का लोगो जो है द हिंदू है, द टेलीग्राफ का द टेलीग्राफ है, द पायनियर का द पायनियर है। इसके अलावा द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का भी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ही है, और स्टेट्समैन का स्टेट्समैन है। तो ऐसे ही है, जो दो मुख्यतः आप याद करने लायक है, द ट्रिब्यून का वॉइस ऑफ द पीपुल और टाइम्स ऑफ इंडिया का लेट ट्रू प्रिवेल। तो भविष्य में क्वेश्चन बनेंगे तो इससे आप डील कर ले जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं को चिन्हित करें। ए शोरगुल यानी कि नॉइस, बी है अदृश्यता यानी इनविजिबिलिटी, सी है पूर्वाग्रह यानी प्रिजुडिस और डी है अरुचि। तो इसके लिए विकल्प दिए हैं। पहला है ए बी सही है, दूसरा सी और डी सही है, तीसरा बी और सी सही है और चौथा ए और सी सही है। आप 10 सेकेंड ले सकते हैं इसका उत्तर देने के लिए। इसका सही उत्तर है दो यानी कि सी और डी, पूर्वाग्रह और अरुचि, ये सही है। और शोरगुल और अदृश्यता जो है मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत नहीं आएंगे, पूर्वाग्रह और अरुचि आएगा। तो चलिए इसका थोड़ा हम व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपको कम्युनिकेशन की बाधाएं दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भौतिक बाधाएं दी गई हैं, भाषा संबंधी बाधाएं दी गई हैं, पृष्ठभूमि संबंधी बाधाएं दी गई हैं और मनोवैज्ञानिक बाधाएं दी गई हैं। तो इसको आप एक दो बार आप इसको देखेंगे तो आपका याद हो जाएगा। देखिए, भौतिक बाधाओं में कोलाहल, अदृश्यता, वातावरण, भौतिक असुविधाएं, विकर्षण और अस्वास्थ्यता आ जाएगा। भाषा संबंधी में अनुचित शब्द, अत्यधिक शब्द, अस्पष्ट चित्र, अस्पष्ट संकेत आ जाएगा। वैसे ही देखिए, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक बाधाएं दिया गया है जिससे संबंधित क्वेश्चन था। तो पूर्वाग्रह, अरुचि, ध्यान भंग, अप्रत्यक्षीकरण, अपुरस्कृत अनुभव, चिंताग्रस्त होना, उत्सुकता का पूर्ण न होना, ये सभी जो है मनोवैज्ञानिक बाधाओं में आ जाएंगे। इसके अलावा जो पृष्ठभूमि संबंधी बाधाएं हैं वो पूर्व ज्ञान हो जाएगा, सांस्कृतिक विभिन्नता हो जाएगा, पूर्व वातावरण और वर्तमान वातावरण में अंतर हो जाएगा, वातावरण में भिन्नता के संदेश की प्रबलता कम होना भी हो जाएगा। तो आप इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं कि कम्युनिकेशन बाधाएं में भौतिक बाधाएं क्या हो सकती हैं, भाषा संबंधी बाधाएं क्या हो सकती हैं, पृष्ठभूमि संबंधी बाधाएं क्या हो सकती हैं और मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या हो सकती हैं। ये आपका स्कोरिंग होता है सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर, और बहुत ही आसानी से थोड़ा सा आप केयरफुल होकर के सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, और इसी से निर्धारित होगा कि आपका जेआरएफ होगा या नेट होगा। तो इसमें आप अगर 35 प्लस कर ले जाते हैं, आपका सब्जेक्ट पोर्शन तो आप रेगुलर उसको पढ़ते ही हैं, लेकिन इससे आप लोग थोड़ा सा कम अवेयर होते हैं, तो थोड़ा बहुत
क्वेश्चन फॉर्मेट को देखेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, बार बार वीडियो रिपीट करके देखेंगे तो संभावना आपकी प्रबल हो जाएंगी अच्छे मार्क्स आने के लिए। तो जितना थ्योरेटिकल पोर्शन है, जितना थ्योरेटिकल पार्ट है उस सबका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन के फॉर्मेट के रूप में, और उसकी व्याख्याएं भी देता रहूँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी, और उन्हीं का ही डिस्कशन करूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ दिया गया है कथन है 1 और कथन 2 दिया गया है। पहला है प्रभावी वाचिक संप्रेषण हेतु सटीक शब्दों का चयन आवश्यक है, और दूसरा कथन है मौखिक भाव एवं भंगिमा दृश्य संप्रेषण के अधीन है। तो आप शब्दों को बहुत ही आराम से पढ़ने की कोशिश करें। तो आप इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया गया है, अगर हिंदी से ना क्लियर हो तो इंग्लिश से कल क्लियर कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस इज़ एन एसेंशियल ऑफ इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। इसके अलावा मौखिक भाव एवं भंगिमा जो है दृश्य संप्रेषण के अधीन है। तो देख सकते हैं ये दोनों कथन सत्य हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या भी दे रखा है, वाचिक संप्रेषण के प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है, तो उसकी थोड़ी सी यहाँ पे व्याख्या कर दी गई है। सामान्य शब्दों का सटीक चयन होना चाहिए। अति कठिन व क्लिष्ट, मतलब कठिन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अति कठिन व क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शैली, भाषा तथा उच्चारण सही होना चाहिए। बोलने की गति सामान्य होनी चाहिए। दूसरी सभ्यता व संस्कृति के शब्दों व चिन्हों के प्रयोग से बचना चाहिए। तो ये वाचिक संप्रेषण के कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके वाचिक संप्रेषण करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी संप्रेषण तब होता है जब स्रोत और रिसीवर के बीच साम्यता हो, यानी कि स्रोत जहाँ से संप्रेषण निकला हो और रिसीवर जिसको प्राप्त होता हो उसके बीच साम्यता हो, ये अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी संप्रेषण के लक्षण हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है, स्रोत और रिसीवर समान अर्थ लाने के लिए शब्दों की एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो स्रोत है जहाँ से कम्युनिकेशन निकला है और रिसीवर जहाँ पे रिसीव किया गया है, तो उसके समान अर्थ लाने के लिए शब्दों की एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। आप उत्तर दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, संप्रेषण प्रणाली में श्रोता द्वारा ध्वनि बाधा में सबसे कम सहयोगी है। ए है चयनात्मक ध्यान, यानी कि सेलेक्टिव अटेंशन। बी है चयनात्मक अवबोधन, यानी सेलेक्टिव परसेप्शन। सी है चयनात्मक अवधारणा, यानी सेलेक्टिव रिटेंशन। और डी है चयनात्मक मंशा, यानी कि सेलेक्टिव इंटेंशन। इसमें से आपको सबसे कम सहयोगी है, यानी कि श्रोता द्वारा ध्वनि बाधा में सबसे कम सहयोग करता है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि चयनात्मक मंशा। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या की गई है। संप्रेषण प्रणाली में श्रोता द्वारा ध्वनि में बाधा में चयनात्मक ध्यान, चयनात्मक अवबोधन, चयनात्मक अवधारणा, फिल्टरिंग, सूचना अधिभार, भावनात्मक डिस्कनेक्टिविटी, श्रोता अपरिचित या विश्वसनीयता की कमी, कार्यस्थल की गपशप तथा पक्षपाती भाषा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन सबसे कम जो है चयनात्मक मंशा का योगदान होता है। तो इस प्रकार से जो है हमने आज संप्रेषण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगा होगा तो साथ ही आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और एग्ज़ाम के समय रिवीजन करिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये चूँकि टफ़ है, संप्रेषण कम्युनिकेशन टफ़ है, तो इसलिए इसमें 5 क्वेश्चन ही डिस्कशन किया जाएगा प्रैक्टिस, लेकिन अन्य सब में जैसे कि इन्वायरमेंट है और अदर है जो टीचिंग एप्टीट्यूड है या रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो अपेक्षाकृत ये थोड़ा आसान है, तो इनके 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली जाएगी। तो
ये टफ है और इसको समझने में थोड़ा सा समय लगता है, तो इसलिए इसके कम क्वेश्चन को रखा गया है। आगे से इसको एग्ज़ाम को देखते हुए धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही आपका कोई सुझाव हो तो वो भी हमें बताइएगा। हम अगले वीडियो में सुधार करने की प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।